Yes, everyone. Today we are going to read chapter number 4 from your first flight book, that is from the Diary of Annie Frank. This is actually an extract from a novel called The Diary of a Young Girl, written by Anneliese Mary Frank, जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है एनी फ्रैंक के नाम से। वो फेमस हुई अपने इसी एक नावल की वजह से। शी कुड नॉट राइट एनीथिंग एल्स बिकॉज शी डाइड एट अ वेरी यंग एज, 15 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी। और उनका बर्थ हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में। लेकिन हमको सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया था नाजी लोगों ने, हिटलर ने, और वो हेट करता था, ज्यूइश लोगों को बहुत हेट करता था। सो ही हैड स्टार्टेड परसिक्यूशन अगेंस्ट द ज्यूइश पीपल। जहाँ भी ज्यूइश लोगों को देखता था पकड़ता था, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल देते थे और उनको वहीं पे मार डालते थे। इसलिए जर्मनी से जितने भी ज्यूइश लोग थे वहाँ से भाग के दूसरी कंट्रीज़ में चले गए। ऐसे इसमें इनमें एनी की एक फैमिली भी थी। एनी की फैमिली में उनके फादर ओटो फ्रैंक, उनकी मदर एडिथ फ्रैंक, सिस्टर थी मार्गोट फ्रैंक, और शी हरसेल्फ। ऑल 4 ऑफ देम दे हैड माइग्रेटेड टू होलैंड। वो लोग होलैंड आ गए थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हिटलर जो है उसने होलैंड पे भी कब्जा कर लिया था और ही हैड ऑक्यूपाइड होलैंड। और वो वहाँ से भी ज्यूइश लोगों को परसिक्यूट करना उसने स्टार्ट कर दिया था। इसलिए ये लोग भाग के 2 साल तक अपने फादर के ऑफिस के एक एनेक्स में वहाँ पे छुप के रहे थे। 2 साल के बाद देवर फाउंड आउट और उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था, जहाँ 6 मंथ्स के अंदर अंदर एनी की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये डायरी एक्चुअली उनको 13th बर्थडे पे उनके पेरेंट्स ने दी थी और वहीं से इन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था। उनका 13th बर्थडे था 12 जून 1942 को। तो उस दिन से उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था। उन्होंने उसको एक फ्रेंड के रूप में अपनाया था और एक फ्रेंड को जिस तरह से बातें करते हैं उस तरह से वो उससे बातें करती थी। ओके, हियर इन दिस लेसन यू आर हैविंग वन एक्सट्रैक्ट। तो वो लेसन हम पढ़ेंगे, इसमें इन्होंने क्या लिखा था। इसके पहले आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, जो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो लिखते हैं। तो वो सिर्फ डायरी नहीं होती, दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे जर्नल फॉर्म होता है, लॉग, मेमोइर्स भी होते हैं। तो वो डिफरेंस क्या है इनमें और डायरी में। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल एक ट्रैवल का एक्सपीरियंस है। जब हम लिखते हैं कहीं किसी जर्नी पे जाते हैं और हम अपने सारे एक्सपीरियंसेस लिखते हैं तो वो जर्नल होती है। डायरी क्या है? डायरी इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन्स ओन फील लाइफ एंड जो वहाँ पे हम रोज़ की हैपनिंग्स जो होती है हमारी लाइफ में, जो नॉर्मल बातें घटती है, जो इवेंट्स होते हैं वो हम लिखते जाते हैं। लॉग क्या होता है? लॉग इज़ अ रिटन रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, यानी हमने अपने बिजनेस में क्या क्या किया है उसके बारे में हम नोट डाउन करते हैं, हमने एक्सपीरियंसेस, जिससे हम आगे चल के उससे कुछ लेसन्स ले पाएँ। और मेमोइर्स क्या होते हैं? मेमोइर्स जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती है वो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंसेस लिखती है, वो मेमोइर्स होते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर 4 फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग डाउन योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग द चैप्टर। राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे लिए एक अजीब एक्सपीरियंस था, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बहुत छोटी बच्ची थी, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी पहले कुछ लिखा नहीं था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन बिफोर। एक रीज़न तो इसके लिए ये था कि मैंने कभी इसके पहले कुछ लिखा नहीं था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, लेकिन दूसरा रीज़न क्या था? बट बिकॉज इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूसिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। एक छोटी सी बच्ची, 13-year-old बच्ची के लाइफ में किसी और उसके थॉट्स में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल थिंग्स ऑफ ऑफ माई चेस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है अपने दिल की बातें बाहर निकालने की। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन मैन। वो ऐसा सोचती थी, उसने ऐसा सोचा क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगर हम अपनी दिल की बातें जो होती है, अपने सीक्रेट्स होते हैं, हम किसी इंसान को बता देंगे, चाहे वो हमारा फ्रेंड ही क्यों ना हो, कभी ना कभी वो लीक आउट हो जाएंगे। लेकिन पेपर्स ऐसा नहीं करेंगे। पेपर्स विल नॉट लीक आउट आवर थॉट्स, आवर आइडियाज़ एंड सीक्रेट टॉक्स विच वी राइट इन दैट। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग इन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। ये एक सेइंग, एक कहावत है जो मुझे याद आई जब मैं एक बार बैठी थी, डिप्रेस्ड, निराश हालत में बैठी थी, सिटिंग एट माई होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स। इस तरह से अपने चिन को अपने हाथों में लेके आई वॉज जस्ट थिंकिंग। उस समय मैं बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, लिस्टलेस फील कर रही थी, एनर्जीलेस फील कर रही थी,
वॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, अंदर रहूँ या घर के अंदर ही रहूँ या कहीं बाहर जाऊँ, मैं सोच रही थी। आई फाइनली स्टेयर्ड वेयर आई वॉज, मैं वहीं बैठी रही, ब्रूडिंग, सोचती रही। ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग डीपली, एंग्रोस्ड इन थॉट्स, गहराई से सोच में डूब जाना। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तब मेरे दिमाग में ये कोट आया, ये बात आई कि पेपर्स में ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक, स्टिफ बैक नोटबुक उसने डायरी के लिए कहा है क्योंकि उसके ऊपर का जो कवर होता है वो बहुत ही कड़क होता है। ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको सब लोग डायरी बुलाते हैं, उसके अंदर जो कुछ भी है मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगी, किसी को इसको पढ़ने नहीं दूँगी, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं अकेली इसकी मेरे पास ये डायरी रहेगी तो भी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब रीज़न मैं आपको बताती हूँ जिसने मुझे मोटिवेट किया, प्रॉम्प्ट किया मतलब इंस्पायर किया, मोटिवेट किया डायरी लिखने के लिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको बता देती हूँ, सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि एक 13 साल की बच्ची पूरी तरह से अकेली है, उसका कोई दोस्त नहीं है। एंड आई एम नॉट, मैं ऐसे अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, 16 साल की एक सिस्टर है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, ऐसे 13 लोग हैं लगभग जिनको मैं अपना दोस्त बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे अपनी एक फैमिली है, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब इस धरती के ऊपर जितना लोगों के पास होना चाहिए मेरे जैसे बच्चे के पास, मेरे पास सब है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिर्फ मेरे एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ तो सिर्फ मैं यही सोचती हूँ कि उनके साथ एंजॉय करूँ। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स, मतलब रोज़ की जो एवरीडे की बातें होती है, नॉर्मल बातें होती है, कैजुअल टॉक्स होती है, उसके अलावा मैं कुछ सिंसियर उनसे डिस्कस करने का नहीं सोच सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम हमारे दोस्तों के साथ इतने क्लोज नहीं हो पाते अपने सीक्रेट्स बता पाएँ, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि मैं मेरे दोस्तों में, हम लोग एक दूसरे में विश्वास नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं करते। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट नाउ हाउ थिंग्स आर, और यही बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये बात चेंज होने वाली नहीं है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अपनी जो सीक्रेट्स है, अपने हार्ट के जो सीक्रेट्स हैं, हार्ट फेल्ट थाट्स हैं, वो मुझे किसी को बतानी है, और मैं इंसानों में विश्वास नहीं रखती हूँ, इसलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इसको वो कहती है लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मतलब मेरे विचारों में ऐसा कोई फ्रेंड था जिसके मैं इंतज़ार बहुत कर रही थी, और ये है मेरी डायरी, ये मुझे मिल गई है। उसकी अब इमेज को, उसकी इंपॉर्टेंस को मैं बढ़ाना चाहती हूँ, एनहेंस करना चाहती हूँ, मतलब इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरह से कोई भी इंसान इसमें लिख लेगा अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंसेस को डेली के, मैं ऐसे उसमें लिखना नहीं चाहती। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं उससे इस तरह से बात करना चाहती हूँ जैसे अपनी किसी फ्रेंड से करते हैं, मैं इसे अपनी फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, मैं उसे एक नाम भी देना चाहती हूँ, और वो नाम दूंगी मैं किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in मतलब जंप लगाना, सीधा अगर मैं अपनी डायरी में जंप लगा दूंगी, स्टार्ट कर दूंगी डायरी लिखना, तो शायद किसी को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, ठीक होगा अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊँ। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मुझे ऐसा करना अच्छा तो नहीं लगता है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। माई फादर एंड द मोस्ट अडोरेबल मैन आई हैव एवर सीन, मेरे फादर जो बहुत ही लवेबल फादर है अभी तक के, डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25, उन्होंने तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो खुद 35 ईयर्स के नहीं हो गए थे, और मेरी मम्मी 25 की नहीं थी। माई सिस्टर मैरगोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926, इस साल में 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट सिटी में मेरी सिस्टर का बर्थ हुआ। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, ये उनका बर्थ डेट है 1929, 12 जून, 3 साल के बाद उनका बर्थ हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, 4 साल की तब तक मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू होलैंड इन 1933, होलैंड में
जब जर्मन वो हिटलर का वहाँ पे रूल आया, तब वो वहाँ से शिफ्ट हो गए। अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो हॉलैंड शिफ्ट हो गए। इमिग्रेट होना मतलब माइग्रेट हो जाना, शिफ्ट हो जाना। माय मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। वो सितंबर में उनके साथ चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एचिन टू स्टे विथ माई ग्रैंड मदर। हमारी ग्रैंड मदर के पास हमको भेज दिया गया जब तक वो वहाँ सेटल नहीं हो जाते थे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। वो दिसंबर में उसको हॉलैंड बुलाया गया, मेरी सिस्टर को। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी। मुझे फेब्रुअरी में वहाँ ले जाया गया। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। मार्गोट के लिए मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट के फॉर्म में उसके टेबल पर रख दिया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। वहाँ पे हॉलैंड में मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की नर्सरी से। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। उस स्कूल में मैं 6 ईयर्स की थी, तब तक मैं वहाँ पे रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। फिर मैंने फर्स्ट क्लास में, फॉर्म होती है क्लास, फर्स्ट क्लास में मैंने एडमिशन लिया इन द 6th फॉर्म। माई टीचर वॉज मिसेस कपरस। कपरस नाम था मेरे टीचर का जब मैं 6th क्लास में थी, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब हमने एक दूसरे को फेयरवेल दिया, गुड बाय बोला, क्योंकि 6th क्लास के बाद मैं स्कूल चेंज कर रही थी, तब हम लोग दोनों रो रहे थे। वी वर इन टीयर्स, बोथ ऑफ अस वर वीपिंग। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल। ग्रैंडमा बीमार पड़ी एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। इस साल उनका ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। लिटिल मीन्स नो सेलिब्रेशन। कोई सेलिब्रेशन मेरे बर्थडे का नहीं हुआ क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर बीमार थी। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ और अभी भी उनको कितना याद करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। ये बर्थडे जो सेलिब्रेशन हुआ मेरा उनकी डेथ के बाद, वो कंपनसेट करने के लिए हुआ, क्योंकि इसके पहले मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। बाकी की कैंडल्स के साथ ग्रैंडमा की भी एक कैंडल जलाई गई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अभी ठीक है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942। ये वो डेट थी जब उन्होंने सबसे पहला अपना एक्सपीरियंस लिखा था। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। मैं पूरी तरह से अपनी डायरी को डेडिकेट हो रही हूँ। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारी पूरी क्लास काँप रही है डर से। क्वैकिंग इन बूट्स मतलब shivering with fear. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Kept back मतलब फेल हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट फॉर्म मतलब पास हो जाएगा। फॉर्म होती है क्लास, मतलब टीचर्स मीटिंग होने वाली जिसमें वो डिसाइड करेंगे किसको पास करना है, किसको डिटेन करना है, यानी फेल करना है। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट। सब लोग शर्त लगा रहे हैं। जीएन एंड आई लाफ आरसेल्व्स सिली एट द 2 boys बिहाइंड अस। हम दोनों बैठ के, जीएन उसकी फ्रेंड का नाम है, वो और उसकी फ्रेंड दोनों जो बॉयज़ हैं पीछे के जो बैट लगा रहे हैं उनके ऊपर हंस रहे हैं। सीएन एंड जैकिस हु हैव स्टैक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। इसमें ये बॉय है सीएन और जैकिस, जो दोनों अपनी पूरी हॉलीडे की जो पॉकेट मनी थी, सेविंग थी, वो पूरी इस शर्त पे लगा दी। स्टैक मतलब उन्होंने उसको उस दाव पे लगा दिया, कतरे में डाल दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट। बस यही बातें चल रही थी कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं होंगी। इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। जी मेरी उसकी फ्रेंड जो थी वो उनकी तरफ रिक्वेस्ट कर रही थी, उनको प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी कि शांत हो जाओ, और मैं चिल्ला रही थी जोर जोर से कि शांत हो जाओ, लेकिन फिर भी वो लोग शांत नहीं हुए। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझे पूछें, देर आर सो मेनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। इस क्लास में इतने डमीज़ हैं, इतने डफर्स हैं, जो अगर रियल रिजल्ट आया तो क्वार्टर ऑफ द क्लास मतलब 1/4 क्लास जो है वो फेल हो जाएगा, केप्ट बैक। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ। लेकिन टीचर्स जो है वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कोई बता नहीं सकता वो कब क्या करेंगे। दे आर यू कैन नॉट थिंक वॉट दे विल डू इन फ्यूचर। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी फ्रेंड्स के बारे में, मेरे बारे में नहीं टेंशन कर रही हूँ। वी विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं फेल भी हो सकती हूँ, वो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। हम एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, लूज कि
हार्ट लूज़ मत करो, पास हो जाओगे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। वो बताती है कि मेरे सारे टीचर्स के साथ मेरे अच्छे टर्म्स हैं। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स हैं, 7 मैन एंड 2 वीमेन। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजी हु टीचर्स मैथ्स, एक हमारे पुराने टीचर हैं, पुरानी स्टाइल के ओल्ड फैशन टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, जिनका नाम है मिस्टर कीसिंग, वॉज एनॉयड विथ मी। वो मुझसे गुस्सा होते थे बिकॉज फॉर एजेस, मतलब बहुत टाइम से, बिकॉज आई टॉक टू मच, क्योंकि मैं बहुत बातें करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। बहुत सारी वार्निंग दी, उसके बाद उन्होंने मुझे बातें करने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क दिया एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, एक टॉपिक पे ऐसे लिखने दिया। वो था, टॉपिक का नाम था ए चैटर बॉक्स। ए चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, नॉन स्टॉप कंटिन्यूस बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो लोग होते हैं चैटर बॉक्स। वॉट कैन यू राइट अबाउट दैट? उस टॉपिक पे आप क्या लिख सकते हैं? I would title in my notebook. Sorry, I would worry about that later. I would worry about that later. उसके बारे में बाद में सोचूंगी. I decided. I jotted down the title in my notebook. मैंने सोचा घर जाके सोचूंगी उसके बारे में. मैंने जल्दी से वो टॉपिक लिख दिया. Jotted down मतलब फटाफट लिख दिया. Tucked in my bag. मैंने अपने बैग में उसको फोल्ड करके रख दिया. And try to keep quiet. शांत रहने की कोशिश की उस क्लास में. That evening after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. उस नोट पे मेरी नज़र पड़ी जब मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था. I began to think about the subject while chewing the tip of my fountain pen. अपनी पेन की टिप को, अपनी पेन की नीब को चबा रही थी और मैं सोच रही थी उस टॉपिक के बारे में. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. Anyone could ramble on and leave the big spaces between the words. मतलब कोई भी कुछ भी, अगर आप लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, जो मन में आए वो. ramble on मतलब जो आपके माइंड में आए वो लिख दो और बीच में बड़ी बड़ी स्पेसेस छोड़ दो तो जल्दी से पेजेस भर जाएंगे. लेकिन मेरा क्या आइडिया था, मेरा ट्रिक क्या था कि कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट लिखूं उसके अंदर जो मेरे टीचर रेडी हो जाए ये समझने के लिए कि बातें करना बहुत ज़रूरी है, कन्विंस हो जाए, वो रेडी हो जाए. आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली हैड एन आइडिया. मेरे दिमाग में आइडिया आया. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी. मुझे जो 2-3 पेजेस उन्होंने लिखने को दिए थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर दिए एंड वॉज सेटिस्फाइड. आई वॉज हैप्पी. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. उसमें मैंने लिखा कि मैं कोशिश करूँगी. टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट्स का नेचुरल ट्रेट होता है. ट्रेट मतलब नेचुरल क्वालिटी होती है और मैं कोशिश करूँगी उसको कंट्रोल करने की, रेगुलेट करने की. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. लेकिन मैं इस हैबिट को ठीक नहीं कर पाऊँगी सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड. क्योंकि मेरी मम्मी भी इतनी बातें करती थी, इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं तो मेरे जितनी बातें वो भी करती थी. एंड दैट इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड ट्रेट्स होता है ऐसी क्वालिटीज़ जो आपको अपने जीन्स में, अपने पेरेंट्स से मिलती है. तो ये मेरी जेनेटिक क्वालिटी थी, इसको मैं नहीं सुधार सकूँगी. मिस्टर कीसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. उन्होंने जब ये पढ़ा तो उनको बहुत हंसना आया. बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन में भी मैंने इसी तरह से बात करना कंटिन्यू रखा. ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे. उन्होंने मुझे एक और होमवर्क दिया ऐसे लिखने के लिए. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉन्ग्रेजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉन्ग्रेजिबल मतलब इनक्योरेबल, ऐसा चैटर बॉक्स जिसको आप नहीं सुधार सकते, उसके बारे में मुझे ऐसे लिखने दिया. आई हैंडेड इट इन. हैंड इट करना मतलब हाथ में पकड़ा देना. मैंने लिख के उनको दे दिया. एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 और मोर लेसन्स. आगे 2-3 क्लास तक तो मैंने बात नहीं की, उनको कोई कंप्लेन का चांस नहीं मिला. हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. 3rd लेसन के टाइम वो पूरी तरह से मुझसे परेशान हो गए. एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास. इस पनिशमेंट के लिए, इस बातें करने के लिए, राइट एन ऐसे एंटाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. एक और टॉपिक मैं तुमको देता हूँ, उस पर तुमको ऐसे लिखना है. क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. ये बड़ा सा टॉपिक उन्होंने उसको लिखने को दिया. द क्लास रोड बर्स्ट इन लाफ्टर. सब लोग जोर जोर से हंसने लगे. आई हैड टू लाफ टू. मुझे भी हंसना पड़ा. थॉट आई वुड बेटर एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूरिटी ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्सेस. मैंने सोचा कि नियरली मैं तो एग्जॉस्ट हो गई थी. एग्जॉस्ट मतलब मेरे सारे थॉट्स जो थे चैटर बॉक्स पे मैं जो लिख सकती थी वो सारा कुछ तो मैंने लिख दिया था.
इंजेन्युइटी थे, जो मेरे जो ओरिजिनल आइडियाज़ थे मेरे दिमाग में जो आ रहे थे, या मैं नए आइडिया सोच सकती थी, वो सब कुछ ख़त्म हो चुके थे। वो दोनों एसेज़ में मैंने लिख दिए थे। इट वाज़ द टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब कुछ और सोचने का टाइम था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो ओरिजिनल हो, कुछ लिटरेचर हो। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोएट्री, मेरी एक दोस्त थी जो बहुत अच्छी पोएट्री लिखती थी, अच्छी कविताएँ लिखती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। उन्होंने मुझे कहा कि मैं हेल्प कर सकती हूँ तुमको इसको लिखने में, शुरू से एंड तक एक पोएम के फॉर्म में, एक सॉन्ग के फॉर्म में। ऐसी पोएम जिसको गाया जाता है उसको वर्स कहते हैं। एंड आई जम्प फॉर जॉय, खुशी से मैं नाचने लगी। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट। ये अजीब सा सब्जेक्ट देखे, स्ट्रेंज सब्जेक्ट देखे वो मेरा मजाक बनाना चाहते थे। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन इस पोइट्री के बाद मैं ये श्योर कर दूंगी कि वो मजाक मेरा नहीं उनका उड़ेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने पोएम लिख दी। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स who were bitten to death by the father because they quacked too much। ये एक अजीब सी फैमिली के बारे में थी जिसमें मदर तो डक थी और फादर था स्वान, और उनके 3 बच्चे थे जिनको डकलिंग्स बुलाए, और वो तीनों बच्चे बहुत क्वैकिंग करते रहते थे। मदर के ऊपर गए थे, वो मदरली क्वालिटी उनके अंदर, मदर क्वैक करती थी क्योंकि वो डक थी, लेकिन फादर स्वान था, वो क्वैक नहीं करता था, वो क्वैकिंग नहीं जानता था। तो उसको ये बच्चे जब क्वैकिंग करते थे उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने उनको काट कर मार डाला। सो इट वॉज लाइक दिस। द पोएम का जो सब्जेक्ट था वो ये था। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। उन्होंने उस मजाक को सही तरीके से लिया, उनको अपनी गलती मिस्टेक समझ में आई। ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने पोएम इतनी अच्छी लगी उनको कि उन्होंने पूरी क्लास को वो पोएम सुनाई। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने खुद के व्यूज़ भी उन्होंने उसमें बताए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, दूसरे क्लासेस को भी उन्होंने वो पोएम पढ़ के सुनाई। सिंस देन, उस समय के बाद, उस समय से आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे हमेशा उन्होंने बात करने दिया। एंड हैवन बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और कभी इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पनिशमेंट या एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। इसके बदले आजकल तो मिस्टर कीसिंग खुद भी क्लास में जोक्स कहते हैं, मजाक करते हैं। All right, this was the explanation of the chapter. In the next class, we will see and understand the important question answers from this chapter. Till then, read this chapter properly so that you can attempt the MCQs and internal questions that will come from the chapter. All right, happy reading. Thank you very much.